नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे एक और एपिसोड में। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत। और लोग ये सिलसिला लंबा होता चला जा रहा है और किसी खास टॉपिक पे अगर आप बात करना चाहें मुझसे, हाँ। तो आप बताइए, उस पे बात सर, करेंगे। एक बार जब मैं बहुत पहले आपसे मिली थी, मतलब वो अनफॉर्मल मुलाकात थी हमारी, तो उस समय मैंने जब आपको बताया था कि मैं एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह करती हूँ, तो आपने उस वक्त मुझसे कहा था कि ये चीज बहुत जरूरी है और कायदे में होनी चाहिए। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है सर, इधर मतलब काफी ज्यादा अवेयरनेस है नहीं इन चीजों को लेके। आपको शायद याद हो या ना हो, पहला जो एपिसोड हमने किया था तो उसमें मैंने इस बात पे जोर दिया था और मैंने बताया था कि मुझे साइंस दिलवा दी गई शुरू में और मैं फेल भी हो गया स्कूल में एक बार, और जैसे तैसे किया, फिर इंटरमीडिएट भी साइंस से किया, फिर डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कर लिया। हालांकि मेरा रुझान बिल्कुल साइंस की तरफ नहीं था। अगर उस वक्त जितनी अब अवेयरनेस है, अगर उस वक्त सन 62-63 में होती या 60 में होती तो शायद मेरा करियर दूसरा होता। ऑब्वियसली सर, जो आपने शायद अब किया वो आप काफी पहले शुरू कर चुके बहुत होते। पहले मैं करता, और मेरे 10 साल कम से कम उसमें बर्बाद हुए। 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल सर, एक तो टाइम बर्बाद और दूसरा वो एजुकेशन पाने में पैसा भी तो उम्र ऐसी होती है कि उसमें हम जो कुछ भी करते हैं बहुत मेहनत से और लगन से करते हैं और करियर को दूसरे तरीके से बनाते हैं। लेकिन बस वो कि साइंस में करना है, आर्ट्स की कोई वो नहीं है। तो बस यहाँ से गड़बड़ शुरू हुई। तो मैं इसलिए अब बहुत इस बात पे जोर देता हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है। हाँ जी सर, एक्चुअली मैं जो करती हूँ DMIT रिपोर्ट्स निकालती हूँ, उसके विषय में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला हुआ है कि ये कंपल्सरीली लोगों को कराना चाहिए, ताकि पहले से आपको पता चल जाए कि इंसान है किस टाइप का। नहीं, देखिए ऐसा है, ये हाथ जो है हमारा, इसमें 5 उंगलियां हैं, सब डिफरेंट साइज की, सबकी इम्पोर्टेंस है। अब आप बच्चे को, छोटे से बच्चे को देखिए, हर एज में ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है पढ़ाई का, करियर चुनने का, वो उसका हाई स्कूल के आसपास होना चाहिए। क्योंकि हाई स्कूल तक तो कंपल्सरी है सब कुछ। कोर्स कॉमन है। हाई स्कूल में जाके ये टेस्ट जरूरी है, लेकिन शुरू से ही बच्चे की हरकतों पे माँ बाप को और टीचर्स को नजर रखनी चाहिए कि इसका रुझान किधर को है। पता चल जाता है, पता चल जाता है। आप उसकी देखिए, ऑब्जर्वेशन करना है उसका। ऑब्जर्व, उसकी एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है कि किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। उसने कोई खिलौना तोड़ा, तो अब मैंने अमूमन ये देखा कि बच्चा खिलौना तोड़ के कुछ थोड़ा सा शर्मिंदा सा होता है और वो उसे कोशिश करता है कि मैं इसे ठीक कर दूं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने तोड़ा और उसमें एक ठोकर और मार दी, तो उससे उसकी ये लगता है कि इसके अंदर कुछ मिजाज में एग्रेसिवनेस है। तो इन छोटी छोटी हरकतों से, ये हम बच्चों से जैसे एक के बाद दो, छोटा बच्चा छठे क्लास का, 5वीं क्लास का, जिसने टेबल से याद कर लिए, तो उसे आपने उसे 2, 4, 6, 8 कहा और रुक गए, बोले इसके बाद क्या आएगा ये बताओ। अब 2, 4, 6, 8 ये क्रम में चल रहा है ना, ये टेबल है 2 की। तो अगर वो 8 के बाद 10 कहता तो आप समझिए कि न्यूमेरिकल एबिलिटी इसके अंदर ठीक है। लफ्ज वो गलत बोल रहा है, आपने उसे सही कर दिया, या वो आपसे पूछ रहा है आके कि ये सही लफ्ज मैं कैसे बोलूं, इसमें क्या है, तो आप समझ जाइए कि वर्बल एबिलिटी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। या उसके अंदर मशीनों को देख के एक जिज्ञासा पैदा होती है कि साहब ये बल्ब लगा हुआ है, ये तो जल रहा है, और ये पंखा जो है ये घूम रहा है, ये क्यों घूम रहा है, ये बल्ब क्यों नहीं घूम रहा। दोनों चीजें इलेक्ट्रिसिटी से इसका मतलब ये हुआ कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है इसका, जो ये जानना चाहता है। और कभी भी बच्चे की किसी बात को सप्रेस नहीं करना चाहिए। माँ बाप अमूमन डांट देते हैं, क्या बकवास करते रहते हो और बहुत ये सारी बातें, तो उसकी जिज्ञासा को उसके सप्रेस नहीं करना। क्योंकि उसी से सर वो फिर हताश हो जाता है। वो छोटा सा बच्चा है, उसे तो कुछ भी नहीं पता।
हाँ। तो छोटे बच्चों को तो आप बहुत आसानी से मोल्ड कर सकते हैं और उसकी बात को समझ के उसकी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ। सर एक्चुअली अभी तो जैसे हम पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं सर, अभी तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं टेस्ट के हिसाब से जो मैं बता रही हूँ कि वो उनके फिजिकल एबिलिटीज को भी चेक कर लेते हैं कि फिजिकली स्टेमिना उनका कितना है या वो इमोशनल कितने ज्यादा हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, पहले ही पता चल गया, तो हमको कैसे डील करना है। और सर एक चीज अभी जो बढ़ रही है, बच्चों में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, और एक तो गुस्सा, डिप्रेशन, और दूसरा ये आत्महत्या करने की टेंडेंसी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर बच्चों का जो जैसे हम लोग IQ बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वैसे होता है EQ इमोशनल क्वेश्चन और AQ एडवर्सिटी क्वेश्चन। तो जो AQ का परसेंटेज है ना बच्चों में, वो कम होता चला जा रहा है। हो सकता है बाय बर्थ ठीक हो, लेकिन जितना ज्यादा पेरेंट्स पैम्पर करते हैं और जितना उसको पकड़ के रखा हुआ है, कहीं उसे अकेला छोड़ना नहीं, कुछ करने देना नहीं, डरना हर चीज में, उसके कारण बच्चों का EQ कम हो गया। और जब वो बाहर निकलते हैं और किसी भी तरीके से कि टीचर ने कुछ बोल दिया तो बड़े जलील महसूस करते हैं अपने आप को, और उन्हें बड़ा बुरा लग जाता है, और रोना धोना और डिप्रेशन और ये वो जरा जरा से में इतना ड्रामा। हाँ, तो ये सारी बातें जो है ना, तो इसके लिए पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है सर। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि टीचर्स के अपॉइंटमेंट में बहुत सारी क्वालिटीज को इग्नोर किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यह है कि ममत्व कितना है उस टीचर के अंदर, कितना अफेक्शनेट है वो बच्चों अपने स्टूडेंट्स को लेके। बिल्कुल, यानी एक इमेज बच्चों के लिए, बच्चे के दिमाग में टीचर की ये बन जाए कि वो कांपने लगे उनके बारे में सोच के। हाँ। तो ये तो साइकोलॉजिकली इतना डिप्रेस्ड हो जाएगा वो कि आगे वो उसे फेस करना ही नहीं चाहेगा। वो तो पुराने जमाने में देखिए, ये तो बहुत दिनों तक बहस का विषय रहा ना कि बच्चों के साथ कुछ फिजिकल मार देते थे टीचर्स, होनी चाहिए या नहीं। एक जमाने में तो ये होता ही था बगैर पिटाई के। यानी ये तो अभी की बात आपको बता रहा हूँ, 10-15 साल की। एक चैती के मोड़ पे एक वो खुला इंटरमीडिएट कॉलेज, तो वहां वो बदनाम इसके लिए होगा कि वहां बच्चों को इतना मारते हैं, बगैर पिटाई के काम ही नहीं होता। अनबिलीवेबल। यानी इस जमाने में आप 15-20 साल पहले इस किस्म की बात सुने तो यकीन नहीं आता। लेकिन मैं उन बच्चों से मिला हूं जो मतलब टीचर का नाम सुनकर डरते थे कि हाँ वहां तो पिटाई बहुत होती है, और उनका मानना यह था कि ये पिट के ही मानेंगे, उसके बगैर नहीं इनको सुधारा जा सकता। सर हर किसी को एक लाठी से हाका नहीं जा सकता। तो बात तो मुझे हैरत हुई कि यार हम कहाँ हैं और क्या हमारे सोचने का अंदाज है, और मारने वाले कैसे हैं। मैं इतनी मेरी उम्र हो गई, मैंने आज तक किसी को बरात नहीं उठाया। अपने बगैर के बच्चों से क्या मतलब, अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं कहा, औरों को तो क्लास में गए था डांटा। अच्छा खुशकिस्मती हमारी ये रही कि हमें भी किसी टीचर ने नहीं मारा। डांटा वाटा तो होगा जरूर, लेकिन मारा किसी ने नहीं। क्योंकि एकदम ये मैं तो मुझे इनह्यूमन मालूम होता है बच्चों को मारना। बेवजह देखिए, बेवजह ये चीजें करना। और फिर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हो, आप पेरेंट को बोल सकते हो कि भाई ये चीज हो रही है, आप कंट्रोल करो, क्योंकि हम कंट्रोल करेंगे वो ठीक बात नहीं है। जबकि इंग्लैंड की एक कहावत है, वहां भी सख्ती होती थी पढ़ाई में, और वो वहां का रूल था कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि अगर आपने ये डंडा उठा के एक तरफ को रख दिया तो समझिए बच्चा बर्बाद हो जाएगा आपका। और ये भी एक पहलू है, ज्यादा पैम्पर करेंगे उन बच्चों को, सख्ती तो करनी है ही, वही मैं कह रही हूँ। लेकिन सख्ती करने का एक अंदाज होता है, एक पैमाना होता है। हर चीज, वही मैं कह रही हूँ ना, हर चीज हर किसी के साथ लागू नहीं कर सकते। तो एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ताकि बच्चे तमीज में रहें उन्हें। लेकिन वो संस्कार अगर घर से सीख के जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो क्लास में भी वही रवैया अपनाएंगे जो वो घर पे अपनाते हैं। माँ बाप की इज्जत करते हैं तो टीचर की भी इज्जत करेंगे। टीचर अगर उन्हें अपनी इज्जत सिखा देंगे तो फिर वो घर वालों की भी इज्जत करेंगे, अपने से बड़ों की इज्जत करेंगे, छोटों से मोहब्बत करेंगे। लेकिन वो क्योंकि पूरे का पूरा जैसे कहते हैं ना कि वो पूरा सिस्टम जो है हमारा वो पूरा हिला हुआ है, बिल्कुल अजीबोगरीब सा हो गया है। तो यानी बच्चा आके शिकायत कर दे कि मुझे आज टीचर ने मारा है, तो पेरेंट्स लड़ने पहुंच जाएंगे।
जबकि वो ये नहीं समझाएंगे कि बेटा वो तेरा टीचर है, तेरा गुरु है, कुछ गलती हुई होगी इसलिए डांट पड़ी होगी। और मैं तो पूरा पढ़ाई का सिस्टम ही मेरे समझ में अब नहीं आता। कल उसने एक बड़ी अच्छी बात कही एक आदमी ने, उसने कहा कि बिहार में एक सर्वे हुआ प्राइमरी स्कूल का, तो बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि उनमें छत ही नहीं है। ये नहीं है कि वो टूट गई है या गिर गई है, उनके वो है ही नहीं छत। अच्छा। तो दूसरा बोला कि ठीक है, तो अच्छी बात है, तो छत गिरने का डर ही नहीं है कोई उनको। टेंशन ही खत्म। लेकिन कितनी बड़ी बदकिस्मती है ये कि प्राइमरी एजुकेशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। और सर वही है कि नींवें मजबूत नहीं है, हाँ, तो आगे तो प्रॉब्लम्स आनी ही है। एक शेर सुनाता हूँ आपको। हाँ। बहुत खूबसूरत शेर है, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर है, और ये 100 साल पहले कहा है मौलाना इस्माइल मेरठी से एक शायर, उनका शेर है। मुश्किल लफ्ज़ है आप समझा दीजिएगा। बुनियाद कहते हैं फाउंडेशन को जी, और ना हमवार कहते हैं उबड़ खाबड़, अनइवन ना हमवार, उबड़ खाबड़। हाँ, एकदम बढ़िया शेर है। हम आप शिकायत करते हैं ना कि बच्चे हमारे तमीज़दार नहीं है और हाई स्कूल में आ गए और तुम्हें ये भी नहीं आता और इंटर में आ गया तुम ऐसे हो गए और तुम्हें बीए कर लिया और तुम्हें शेक्सपियर की स्पेलिंग नहीं आती। तो ये सारी बातें उसने उस पर शेर कहा है साहब कि ठीक तो करते नहीं बुनियादे ना हमवार को, यानी आपकी जो फाउंडेशन है वो ही उबड़ खाबड़ है यार, उसको तो ठीक करने की आपको तवज्जो नहीं है। ठीक तो करते नहीं बुनियादे ना हमवार को और दे रहे हैं गालियां गिरती हुई दीवार को। ये इतना सही एक मंजरकशी है हालात हाजिरा की जो इस वक्त मामलात हैं। दीवार तो बन के खड़ी होगी तो वो तो अगर नींव टेढ़ी है तो दीवार भी टेढ़ी होगी। तो हमारे यहाँ बुनियाद कमजोर है। वही बात है सर, हमारे यहाँ बुनियाद कमजोर है और प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत ही गड़बड़ में है। और सर कई बार ना पेरेंट्स भी अनएक्सपेक्टेड चीजें चाहते हैं बच्चों से, मतलब गलत तरीके की एक्सपेक्टेशन करते हैं बच्चों से। बहुत बच्चों पे मुझे कितना अफसोस होता है। बच्ची मेरी ग्रैंड डॉटर है, एक आध दफे उसे मैं बस में छोड़ने के लिए गया तो देर हो गई, जैसे फिर लगा कि बस आ जाएगी तो वो तेज तेज जा रही है। तो एक दिन मैंने कहा तो रुक जाओ बेटा, बस्ता मैंने उसका बैग जो था वो ले लिया। अरे भगवान। तो मैं तो खैर बीमार आदमी हूँ वैसे भी, लेकिन यकीनन उसमें हमें को 15 से 20 किलो के करीब है। तो भाई ऐसी क्या चीज पढ़ाई जा रही है स्कूलों में कि वो इतना भारी वजन बच्चों को लेकर भेजा जा रहा है। सच बात है सर, सच बात। तो कोई तवज्जो किसी चीज पे नहीं होती। मैं जितना सोचता हूँ उतना मेरा दिमाग परेशान गुस्सा आता है। वही जितना हम सोचते हैं ना इस विषय पे उतना गुस्सा आता है। यानी अब उससे कहने लगे साहब कि हमारे यहाँ दूध की प्रोडक्शन हिंदुस्तान में इतनी है। अच्छा, तो जितना दूध हो रहा है उससे तिगनी डिमांड है। हाँ। तो वो बाकी दो तिहाई डिमांड कहाँ से पूरी हो रही है? कोई सोचता ही नहीं इन चीजों के बारे में। भाई गौर तो करिए कि वो दूध कहाँ से आ रहा है जो एक्सेसिव है, जिसकी डिमांड एक्सेसिव। तो कोई स्कूलों की हालत, अस्पतालों की हालत, ये सारे मामला गड़बड़ हैं। सारे मामला गड़बड़ है। जहाँ तक एप्टीट्यूड का सवाल है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि इन चीजों को पहले ऑब्जर्व करना है कि बच्चे का रुझान पता चल जाता है। कई देशों में ये तस्वीरें बना रहा है, डिजाइन बना रहा है, कोई खूबसूरत किस्म की चीजों में दिलचस्पी है इसे। आपने सर मुझे ये भी बताया था कि कई देशों में एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है। हाँ, मैंडेटरी है। मैंडेटरी है सर। पॉइंट ये है ना कि देखिए दो चीजें हैं। हमारे यहाँ हम अपने घर के बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं और कई देशों में उस मुल्क में पैदा हुए बच्चों को उस देश का नागरिक समझ के वो उसे बड़ा करना चाहते हैं। मैंने आपको ये बताया था एक दिन के डेनमार्क और नॉर्वे वगैरह में जो छोटे छोटे कंट्रीज, स्वीडन है यूरोप में, प्राइमरी टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। 2 साल तक ट्रेनिंग होती है, उन्हें पूरी पे देते हैं, उन्हें अपॉइंट नहीं करते, क्लास लेने की परमिशन नहीं। एक एक तरीके से उन्हें बच्चों की साइकोलॉजी पूरी तरीके से समझाई जाती है, पढ़ाने के तरीके सिखाए जाते हैं, और ये कि आपको बिल्कुल बच्चों के साथ सख्ती नहीं करनी है, ये सब सिखाया जाता है, तब उन्हें क्लास में भेजा जाता है।
हमारे यहाँ कोई हिसाब ही नहीं, हमारे यहाँ कोई हिसाब ही नहीं है। हमारे स्कूल खोलने का ही कोई हिसाब नहीं है तब। और मतलब कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं उन स्कूलों में हमें ये भी नहीं पता। सरकार का उसमें दखल होना चाहिए, एक एक्सपर्ट, उन्हें कमेटी बनानी चाहिए कि भाई हर विषय का एक एक्सपर्ट है जो उस कमेटी में जरूर रहेगा, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होकर, उसका भी यस होना जरूरी है उसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। कोई बड़े अफसर आ गए, उनकी बीवी घर पे खाली बैठी है, तो उन्हें वो स्कूल में जाकर उन्हें पता चला पढ़ा रही है, शौकिया हो। तो ये इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती, इस तरीके से पढ़ाई को इतना सीरियसली लोग ले रहे होते तो शायद इतने ढेर सारे जो स्कूल्स खुले हैं शायद वो नहीं होते। ये तो कमर्शियल स्कूल्स हैं, इनमें तो वही बात है, कमर्शियलिज्म है। लोगों को गवर्नमेंट स्कूल्स पे भरोसा नहीं है, उनको लगता है कि वहां तो कोई पढ़ाई होगी नहीं, वहां कुछ होगा नहीं, प्राइवेट में डाल दिया तो वहीं कौन सा क्या होगा। मैंने आपसे एक दिन कहा भी था कि मुझे इतना अफसोस होता है अब कि कॉलेजेस में पढ़ाई का माहौल खत्म हो गया। हाँ। हमने थे इस कॉलेज में पढ़ाया, हमने बड़ी मेहनत से पढ़ाया, आज बच्चे जाते हैं और कहते हैं कि टीचर ही नहीं आते क्लास में, और टीचर से पूछो तो कहते हैं कि बच्चे नहीं आते। तो लोहा भी खोटा और लोहार भी खोटा, हाँ। वही सूरत हाल है। और वो सब पास हो रहे हैं, मजे की बात यह है कि वो सब पास हो रहे हैं, सब पास हो रहे हैं, और लियाकत उनके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो मतलब तो ये जो गड़बड़ाया हुआ यूथ है, यही हर चीज गड़बड़ों की जड़ यही है। और ये कंट्रोल नहीं होने का, ये तो बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। हाँ, ऐसे तो बढ़ेगी ऑब्वियसली, जब किसी को कुछ आता ही नहीं है, तुम कुछ काम करना ही नहीं चाहते। हमारे यहाँ रोजगार कहाँ से आएगा ये बताइए? जब कोई कुछ सीखना ही नहीं चाह रहा, उसके लिए पैसे चाहिए। अगर रोजगार भी करना, अच्छा सरकार ने दिए लोन, खा के बैठ गए उन चीजों को, वही तो प्रॉब्लम है। बिजनेस नहीं किया अब उनसे। अब एक सिस्टम ही चल पड़ा है कि वो करोड़ों अरबों रुपए के लोन्स माफ हो जाते हैं हमारे यहाँ, और गरीब आदमी से लोन्स की रिकवरी ऐसे होती है कि वो दिखाने के लायक नहीं रहता किसी को। यानी आप ये सोचें कि हजारों किसान हमारे यहाँ हर साल आत्महत्या करते हैं, कितनी बड़ा ह्यूमिलिएशन है ये कंट्री के लिए, सच में सर। और लेकिन उनके कर्जे सरकार माफ नहीं करती। हाँ जी लोन प्रोवाइड करे, वो कुछ करे इस किस्म के। मेरी अक्ल वहां आके बड़ा मुझे सदमा सा होता है कि कोई सीरियस भी लोग एक जैसे नहीं है, ऊंचे सिस्टम में भी लोग एक जैसे नहीं। एक बंदा ठीक सोच रहा है, चार बंदे कुछ और सोच रहे हैं, और फिर वो भी वैसे सोचने लगता है जैसे बाकी लोग सोच रहे हैं। ये होता है कि एक बंदा क्या ही कर लेगा, तो वो छोड़ देता है, उस उम्मीद को ही छोड़ देता है। नहीं, मुझे तो ये बहुत ही मुझे मतलब लगता है कि मुझे रात में जब आँख खुल जाती है तो फिर नींद नहीं आती। वो इसी किस्म के ख्याल दिमाग में आने लगते हैं कि हमारे मुल्क का क्या होगा अगर यही हालात चलते रहे तो सच तो ये तो फिर कंट्रोल में नहीं आएगी सिचुएशन। बहुत ही मतलब तकलीफ वाली बातें हैं ये सारी। हाँ जी सर, हम आप तो बहुत सेफ जगह बैठे हुए हैं, शांति से रह रहे हैं, लेकिन सर वो लोग जो रोज की परेशानियां झेल रहे हैं, भाई गरीब आदमी है वो तो ज्यादातर वही झेलते हैं, वही झेलते हैं, ज्यादातर वही झेलते हैं, वही उन्हीं को चाहे प्रकृति की मार हो चाहे इंसान की मार हो, हर तरह की मार ज्यादातर वही लोग झेलते हैं। तो हम तो साहब ईमानदारी से ये चाहते हैं कि सब लोग अपने फर्ज को समझें, अपने मजहब को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें, दया का भाव होना चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हर मामले में। अरे इंसान सब बराबर है यार, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, तो अमीरों का फर्ज है कि वो गरीबों की मदद करें, और गरीबों को फर्ज है कि वो कोशिश करें कि हम इस गरीबी से बाहर को निकलें। हाँ जी सर, आप बाहर को निकलें। हाँ, बहुत इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा है। लेकिन यह है कि देखिए बेटे, ऐसा है कि इस वक्त जो नौजवान हैं, इस वक्त की बात कर रहा हूँ, इस वक्त तो उनके माँ बाप कमा रहे हैं और वो उन्हें जैसे तैसे करके पाल रहे हैं। जब वो चले जाएंगे ना दुनिया से, वो इनको ऊपर आके पड़ेगी ना, और इन्हें कुछ नहीं आता होगा, हाँ, तो ये क्या करेंगे? वही सर, वही ये क्या करेंगे? कोई एबिलिटी नहीं है। बीए, एमए, बीएससी, एमएससी करने के बाद वो जैसे तैसे करके पास तो हो गए। वही तो सर, एजुकेशन और लिटरेसी में जो फर्क है लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। साक्षर होना और एक बुद्धि का विकास करना, दोनों में बहुत फर्क है। जबकि तालीम का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपका दिमाग जो है उसमें दिमाग को वो कोने खोले जाएं जो बगैर तालीम के खुल ही नहीं सकते। नहीं खुल सकते, सच बात है सर। कोई तवज्जो नहीं है इस तरफ।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए कितनी कोशिश कर रही है। आप एनसीईआरटी का ऐप खोल के देखिए, KYA खुलेगा, नो योर असेसमेंट क्या है आपका। फिर एक नया चैट वो शुरू किया है, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, उसका नाम है तमन्ना। तमन्ना नाम है, एनसीईआरटी का ऐप है, वो लाजवाब ऐप है। जाइए एनसीईआरटी पे वो मिलेगा आपको। तमन्ना की फुल फॉर्म मैं बताऊंगा आपको। नहीं, जिसने भी बनाया है वो आइडिया बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं। मैं चाहता था कि चलिए लिखवा दूंगा आपको जाने से पहले। तमन्ना TAMANNA, बड़ा खूबसूरत वर्ड और ना। हाँ। तमन्ना को हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ आइडिया आपको? इच्छा ना, इच्छा है विश, ख्वाहिश। तमन्ना का इच्छा से ताल्लुक नहीं है कोई। अब यही जबान की यही तो खूबसूरती है, ख्वाहिश अलग चीज है, तमन्ना अलग चीज है। बताइए, गालिब कहता है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिशें तो होती हैं, विशेष विशफुल थिंकिंग कहते हैं, कोई ऐसी थिंकिंग जो पूरी होने की उम्मीद ही नहीं। जैसे मैं सोचूं आज के सब ठीक हो जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर, तो ये विशुअल थिंकिंग है। ठीक होगा, इट विल टेक टाइम, और पता नहीं कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी लोगों को इसे ठीक करने में। अभी तो फिलहाल तो कोई आसार दिखाई नहीं। तमन्ना के लिए देखिए, ये तो विश हो गया अंग्रेजी में। इंग्लिश में तमन्ना को कहते हैं एस्पिरेशन। हिंदी में क्या कहते हैं सर? आकांक्षा। आकांक्षा, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है आकांक्षा। तो एक तमन्ना है मेरी। मैंने ख्वाब और सितारों की तमन्ना की थी, गाना है चंद्रकांता फिल्म का, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ ना मिला। तो तमन्ना तो जाने क्या क्या करता है आदमी, लेकिन सारी तमन्नाएं कहाँ पूरी होती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक ये उसका शॉर्ट फॉर्म तमन्ना है, तो वो है कि ट्राई, टी से हो गया TAMANNA, ट्राई, एंड ए हो गया मेजर, ट्राई एंड मेजर। मेजर के मानी नापना, कोशिश करिए और नापिए। क्या? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटी, जो आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है ना, हर आदमी में होती है। हाँ जी सर, होती है, चाहे वो कितनी कम हो चाहे कितनी ज्यादा होती है, तो वो अलग अलग टाइप की होती है सर। APJ अब्दुल कलाम बन जाता है। बिल्कुल। और नहीं होती तो फिर वो मजदूरी करता है। तो एबिलिटी ये भी है, हम नहीं कर सकते उस काम को जो वो कर रहा है। सच बात है। तो ये तमन्ना वाला ऐप आप खोल के देखें। KYA है, नो योर असेसमेंट, ये छोटे 10 से 13 साल के बच्चों के लिए है। सारे ऐप्स अवेलेबल है। 1 2 3 है शायद उसका नंबर, 1 2 3 ये आप नेट पे जाएंगे, सब पता चल जाएगा। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ही रही है सर। फिर उसके बाद क्यूट है, CUET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है यूनिवर्सिटीज के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में CUET या CEUT ये है, एक टेस्ट है कि यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो उसमें भी ये रीजनिंग और ये सारी चीजें पूछते हैं कि वो इस हायर एजुकेशन के लायक है भी या नहीं है। तो ये टेस्ट हैं। अभी या JEE या नीट होता है, ये इसीलिए तो होता है ना। हाँ जी सर। कि ये एबिलिटी टेस्ट करने के बाद उनको हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाए।
MBA में भी यानी IIM ने एक टेस्ट शुरू किया है जो सिर्फ 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है उनका, इंटरमीडिएट के बाद BBA और MBA दोनों करा देंगे बशर्ते कि इस टेस्ट को पास कर लें। वो भी बड़ा मशहूर टेस्ट है, उसका नाम है IPMAT, इंटीग्रेटेड कुछ है उसमें, तो वो भी करते हैं IIM वाले। तो कोशिश सब लोग कर रहे हैं। अच्छा बात क्या है कुल मिला के, भाई काम करने वाले जो है ना वो तो सिर्फ लाखों में चाहिए ना, 1 लाख आदमी बहुत हैं। 1 लाख IAS अफसर नहीं होंगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर। हाँ, ये जो झूठे सपने दिखाते हैं ना, आपको पता है कि लाखों बच्चे IAS की ट्रेनिंग कोचिंग UPSC के लिए दिल्ली में पड़े रहते हैं और कितना पैसा खर्च करते हैं वो। आप कभी गौर करके कभी ये पूरा ही मकड़ाजाल तब समझ में आएगा कि बाद कोचिंग सेंटर एक भी IAS नहीं निकाल पाया पिछले 5-7 साल में। लेकिन वो क्लासेस उनके होते हैं और लाखों रुपया उनकी फीस है। कोटा पूरा हब बन गया इंजीनियरिंग के और मेडिकल के कुछ के लिए। तो नतीजा क्या हो रहा है कि बच्चे जो निकल रहे हैं सो निकल रहे हैं, उन पर इतना वर्कलोड डाल दिया कि सुसाइड करते हैं बच्चे वहाँ। हाँ जी सर, वही तो बात है ना। तो कितनी तकलीफ दे सूरत हाल है सर। यही लगता है कि पेरेंट्स के लिए भी कई बार ये लगता है कि आप मार मार के बच्चे को किसी चीज में भेज रहे हो, फिर उससे हो नहीं रहा है, फिर उसके ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो। तो कम से कम आप पहले समझ तो लो कि वो है क्या। देखिए वजह क्या है, देखिए एक बात समझ लीजिए आप, सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है इस सिलसिले में, ईमानदारी की बात हूँ। मेडिकल कॉलेज तो सरकार ही खोलेगी ना। तो ये जो फिजूल खर्चियां हमारे मुल्क में होती है ना, इतना पैसे की बर्बादी है हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की तरफ से। यानी हम कोई बहुत कहने को हम अपने आप को कुछ भी समझ लें, मगर हकीकत यह है कि जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेते हो फ्री गवर्नमेंट से, आप वहाँ क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी माली हालत बहुत अच्छी होगी। गिने चुने लोगों को देख के आप ये समझने लगे भाई तो दुनिया मानती है कि 10% लोगों के पास एक तरफ सारा पैसा और 90% लोगों को बाकी पैसा। तो आप उन 10% को देख के अपने मुल्क की तरक्की को आंक रहे हो। आप वहां का नहीं देख रहे कि वो इंदौर में पिछले दिनों 15 दिन पहले गंदा पानी पीने तो लोग मर गए, और सैकड़ों जगह हिंदुस्तान में कंटामिनेटेड वाटर मिल रहा है और कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं। और इंदौर को प्राइज मिल रहा है 5-6 साल तक, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी और स्वच्छता नंबर 1। तो ये जो एक दोगलापन है ना, ये अच्छी बात नहीं है। जो हकीकत है उसे सामने रखना चाहिए। तो ये फजूल खर्चियां, मतलब ये आप करोड़ा रुपया मीडिया को मैनेज करने के लिए सरकार खर्च करती है, अखबारों में ऐड देती है। अगर उन्हीं पैसों से मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाए। मेडिकल कॉलेज तो मैंने सुना है कि काफी सारे कुछ भी नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के हिसाब से कितने से हैं डॉक्टर के। आपको ये नहीं अंदाजा होगा कि एक डॉक्टर कितने लोगों के लिए यहाँ पे काम कर रहा है और फॉरेन कंट्रीज में कितने लोगों पे एक डॉक्टर होता है। सही बात है सर। और सर ये हर जगह पे है, ये जजेस पे, वकीलों पे, सब पे, जजेस पे भी है। जजेस बहुत कम है, कोर्ट्स बहुत कम है, करोड़ों केसेस पेंडिंग है कुल मिला के, करोड़ों केसेस पेंडिंग है। जेलों के इंसान मर जाता है लेकिन उसके कोर्ट केस की सुनवाई खत्म नहीं होती। तो मतलब कोई मतलब नहीं है। कैपेसिटी जेल की अगर 2000 की है तो उसमें 10,000 कैदी है। तो आप इमेजिन करें कि ये सारी चीजें सोच के अस्पतालों में जाके आप देखें, सरकारी अस्पतालों में, यानी कितनी तकलीफ होती है कि जब पता चलता है कि वो लेडी ने, प्रेग्नेंट लेडी, उसने अस्पताल के गेट पे उसके डिलीवरी हो गई और वो वक्त पे यूं नहीं पहुंचे कि कोई सवारी नहीं थी उसके बाद ले जाने के लिए, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो या कुछ हो, या डेड बॉडी नहीं मिले तो एक आदमी साइकिल पे अपने बाप की डेड बॉडी को लेके जा रहा है, ऐसे लंबी लंबी लिटा के। आप जरा इमेजिन तो करें कि ये तो वो वहाँ इंसानियत शर्मसार होती है एक्चुअली। सच बात है सर, सच बात है सर। तो बात तो बाकी चीजें तो बाद की बात है। सेंसिटिविटी होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। और लोगों, यानी हमारे यहाँ ऐसी बदकिस्मती के एक्सीडेंट हुआ पड़ा, लोग निकले चले जा रहे, नहीं रुक रहे। तो वो जो हिट एंड रन केस तो सर बहुत सारे, मतलब मेरी जान पहचान में यंग लड़के 20 से 25 साल के बीच के लड़के हिट एंड रन केस के, मतलब उन्हें मार के गाड़ी चली गई, वो तो मर गए, परिवार भी बर्बाद,
अगर भाई शादीशुदा होगा, छोटा बच्चा है, सब है, वो सब भी बर्बाद। मतलब ये सब चीजें तो बहुत हो रही हैं सर। नहीं, हम मतलब ये बहुत खर्चों पे काबू होना चाहिए। बेवजह के खर्चों नहीं, कर्जा हमारे मुल्क में कर्जा बहुत बढ़ रहा है, बहुत बेहिसाब कर्जा हो रहा है और उसकी अदायगी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। और चूंकि हालात पाकिस्तान के साथ भी हमारे कशीदा रहते हैं, चाइना के साथ भी अच्छे नहीं, तो डिफेंस पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अफसोस की बात यह है कि जो पैसा शिक्षा पे या स्वास्थ्य पे खर्च करना चाहिए वो डिफेंस पे खर्च हो रहा है। मजबूरी है ना सर, तो मजबूरी है, तो उस मजबूरी मतलब को इतना करने के बाद भी लोग घुस घुस के आके हम पे हमला कर रहे हैं, वाह भैया, और फिर बैठ के उकसाते हैं लोगों को कि बिल्कुल हम भी करेंगे, और घूम फिर के वही बस यही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा था। और अच्छा मजे की बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी किसी के ऊपर नहीं है, जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। हमारे समझ में नहीं आया जब वो वहाँ पे टेररिस्ट ने अटैक हुआ था बेवजह, नहीं मतलब ये कि वहाँ पुलवामा का तो हिसाब ये था कि वो चाह रहे थे कि एयरलिफ्ट कर दें लोगों को। हाँ। वो तो फाइलें पड़ी रहती हैं मिनिस्ट्री में, वो देखते नहीं हैं लोग, तो वो देर हुई तो उन्होंने सड़क से भेज दिया और वहाँ सिक्योरिटी का प्रॉपर अरेंजमेंट था नहीं सर, हो चाहे नो, मैं एक बात बता रही हूँ। नहीं तो मतलब, नहीं मौका मिल जाता है ना, टेररिस्ट इंतजार में बैठे हुए हैं ना। अब उन्होंने रेकी की होगी पहलगाम में कि यहाँ कोई वो नहीं है सिक्योरिटी का बंदोबस्त, उन्होंने आके मार दिया। तो ये जो है ना सूरत हाल। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? सर, चार लोगों के करने की कीमत कितने लोग भुगतते हैं? लड़ाई हो गई, वही तो सर, ये काम जबरदस्ती का हुआ, जबरदस्ती लड़ाई भी हुई, अब फिर और वो उन लोगों का पता नहीं, उन लोगों का पता नहीं कि वो कौन थे और कैसे आ गए और कैसे चले गए वापस, और सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। बुनियादी बात यह है, आप जो श्रीनगर में लोग रहते हैं वो कहते हैं कि साहब हर 10 गज के ऊपर, हर 10 फीट पे, 20 फीट पे कोई ना कोई सिक्योरिटी पर्सनल जो है वहां पे मौजूद है। आर्मी का आदमी हो या पुलिस का आदमी हो या BSF का, मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई ना कोई। अच्छा उस जगह पे जहाँ पे 250-300 टूरिस्ट हों और वहां पे कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त ना हो, तो भाई किसी ना किसी पर तो जिम्मेदारी इसकी होनी चाहिए, डालनी पड़ेगी। और उसके नतीजे में मेरा कहने का मतलब ये था सर कि मतलब लोग कितना दिमाग लगा रहे हैं इन चीजों में कि चलो वहां ऐसा नहीं है तो हम जाके हमला कराएं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, उसके पीछे इतना और बवाल। वो दुश्मन तो तैयार बैठा हुआ है ना। वही तो प्रॉब्लम है कि सर लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये मतलब अगर चीजें थोड़ी सी बड़े पैमाने पे सोची जाए, थोड़ा सा ठीक हो, अगर भाई मेंटल स्टेटस जब तक ठीक नहीं होगा वो तो उसको तो बिगाड़ा जा रहा है ना। हाँ, उसको बिगाड़ा जानबूझ के बिगाड़ा जा रहा है, डिस्टर्बेंस। वो अब मतलब मैंने कोई चीज बहुत सारी कंट्रीज में और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हमारी फ्रेंडली कंट्रीज में भी हैं। फ्रेंडली कंट्रीज है। मोदी जी को वो सारे इनाम देते हैं जब कभी UAE जाते हैं मोदी जी, दुबई जाते हैं, तो आपने देखा होगा उन लोगों ने मंदिर बनवा दिया, इतना शानदार मंदिर कि इसका कोई ठिकाना नहीं, मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया। तो भाई सारी घूम फिर के ये लगता है ना कि पाकिस्तान, अब तो भाई ऐसा मतलब वो एक माइंड सेट है। बात वो कह रहा है हम मुसलमान हैं और हम लड़ रहे हैं, अरे भाई मुसलमान तो और भी लोग हैं, वो तो नहीं लड़ते। पाकिस्तान तो फेल्ड स्टेट है। वहाँ का तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते कि वहाँ क्या सूरत हाल है। वहाँ की महंगाई का आप वहाँ बैठ के तस्वुर नहीं कर सकते कि वहाँ आटा किस भाव बिक रहा है और चीनी किस भाव में बिक रही है। हाँ, यकीन नहीं करेंगे आप। अब उसके हिसाब से हम बहुत बेहतरीन स्थिति में हैं। तो वो तो तैयार बैठे हुए हैं। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि वो लड़ाई हुई जबरदस्ती की। अब लड़ाई हो गई और उसके बाद एक नया झगड़ा शुरू हो गया कि वो ट्रम्प साहब नाराज हैं, उनके वो खुल्लम खुल्ला ही कहते हैं कि मैंने लड़ाई रुकवाई, और एक जगह नहीं 20 दफे कह चुके। तो उसमें कितनी कोफ्त की बात है ये, और टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया। और तो ये वो तो सब बैठा ही खुन्नस खाने के लिए है। ट्रम्प जिस तरह की हरकतें कर रहा है, वो मुझे नॉर्मल आदमी नहीं मालूम, वो तो मुझे सनकी से लगते हैं। हाँ। नहीं वो उन्होंने मेगा और मीगा ये 2 चक्कर शुरू किए थे। हाँ। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन, ये 2 नारे थे हमारे यहाँ। अब वो दोनों नारे इस वक्त जो है वो हालांकि अमेरिका को बड़ा फायदा हुआ है टैरिफ बढ़ाने में। हाँ, तो उसको तो होगा ही ना।
और हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है, हमारे यहाँ का डॉलर की कीमत भी बढ़ती जा रही है, परेशानी तो हमें ही उठानी पड़ रही है। कीमत बढ़ गई, यानी बिल्कुल शेयर मार्केट की इतनी बुरी हालत है इस वक्त कि हमारे यहाँ का मिडिल क्लास के लोग लगाते हैं पैसे शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में, इसमें उसमें। मार्केट चढ़ता है तो म्यूचुअल फंड पे चढ़ते हैं, मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड पे गिरते हैं। तो घूम फिर कर नुकसान मिडिल, लोअर मिडिल और नीचे वालों का। और हम लोग मतलब मिडिल क्लास वालों में मरज क्या है कि हम अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए उल्टे सीधे खर्चे करते हैं जो हमारी कैपेसिटी के बाहर होते हैं। हाँ। और परेशान होते हैं उसके बाद। तो ये इन हकीकतों पे गौर करना चाहिए और वही कि गवर्नमेंट को स्किल पर जोर देना चाहिए। अब स्किल पे अब आप मैं वो बता रहा है, मैं तो टीवी पे ही देखते हैं, जो कुछ भी देखते हैं सोशल मीडिया पे, कि हमारे यहाँ जो ITIs हैं वहीं तो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग दी जाती है ना। 90-95 के मॉडल की मशीनें रखी हुई जिसपे वो काम सीख रहे हैं और इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में आ गई कि हमारे यहाँ के वो अगर सीख के निकलते भी हैं, इसके लेके निकलते हो तो वो बाबा आदम के जमाने को, तो उससे क्या फायदा हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो मैं तो कहता हूँ कि सब कॉलेज वालेज बंद करके जितने भी हैं वहां पे ये AI के और कंप्यूटर के दूसरे क्लाउडिंग वगैरह के कोर्सेज शुरू करें। भाई BSc करे लड़का, BA करे, कुछ भी करे, लेकिन साथ में ये स्किल वाला कोर्स जरूर करें, जरूर। हाँ, बल्कि इसे प्रायोरिटी दें और वो सेकेंडरी चीज है। क्योंकि बच्चा पढ़ने में यूं इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसे अपने को करियर दिखाई नहीं देता। नहीं, करियर भी दिखाई नहीं देता, प्लस उससे जबरदस्ती लगता है ना उसे कि मैं BA करके क्या करूंगा। हाँ, मैं कोई BSc करके क्या करूंगा। हाँ, सही बात। अगर हाथ में कोई हुनर होगा उसके तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हाँ, और खुद भी करेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा कि भाई ऐसे कर लो। तो ये जब तक ये टॉप लेवल पे इस सिलसिले में एफर्ट्स नहीं होंगे उस वक्त तक तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट की जरूरत है। शुरू में बच्चों को माँ बाप ऑब्जर्व करें, टीचर्स ऑब्जर्व करें, फिर 10 से 13 साल की उम्र में वो KYA किया जाए, उसके बाद आगे के टेस्ट किए जाएं तो यकीनन तरीके से बढ़ोतरी होगी। असर जो मतलब नेचर में या बिहेवियरल इश्यूज वगैरह भी होते हैं वो भी पकड़ में आ जाते हैं। बिल्कुल आएंगे और आते हैं। हाँ, आते हैं और उन पे काम करना जरूरी है सर। देखिए, इन चीजों का बचपन में तो कुछ होता नहीं है, बड़े होकर जब वो बंदा खूब एग्रेसिव हो जाता है, परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तब उनको लगता है कि अरे हमने पहले हाँ, ये तो ऐसा था, पहले ध्यान नहीं दिया। आपको मैं बात बताऊं, मेरे बड़े भाई का जो ग्रैंडसन है बहुत होशियार है, कई सब्जेक्ट्स में MA किया है, साइकोलॉजी में भी किया है। तो वो दिल्ली में हर स्कूल में काउंसलर है, हर स्कूल में काउंसलर है। तो वही हमारे यहाँ भी होने चाहिए। हाँ। जो काउंसलिंग करें बच्चों की, एक एक मसले को उनके समझें और उनको समझाने की कोशिश करें कि इसका हल क्या है। लेकिन हमारे यहाँ ये शायद यहाँ तो उत्तराखंड में तो ये पता नहीं सर। मैं जो करती हूँ, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ इन चीजों की, क्योंकि मेरे को अगर पॉइंट है ना, मेरे पास बहुत सारे लोग सिर्फ कैरियर काउंसलिंग के आते हैं कि आप कैरियर बता दीजिए और आगे किस फील्ड में जाना चाहिए बच्चे को, ये वो। सर लेकिन मुझे अगर किसी के अंदर बिहेवियरल इशू दिखता है तो मैं तो खुल के बोल देती हूँ कि भैया ये चीज ऐसी है, बोलना चाहिए, और ये प्रॉब्लम ऐसी आगे आएगी, आ सकती भी नहीं है, ये प्रॉब्लम आएगी। और सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं, ये पारिवारिक लेवल पे आएगी और फिर बड़े लेवल पे और आएगी। क्योंकि बंदा सिर्फ एक जगह तो रहेगा नहीं, ऑब्वियसली वो नौकरी करेगा या बिजनेस करेगा, तो इंटरपर्सनल स्किल्स उसकी डेवलप होनी चाहिए, साथ में इंट्रापर्सनल भी डेवलप होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां काम करने की जरूरत है। और सर काम सब जगह किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। जैसे कोई बंदा इमोशनली स्टेबल नहीं है तो हम उसको इमोशनली स्टेबल कैसे होना है ये हम लोग सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। बात मैं आपको बता दूं लगे हाथों कि अगर बच्चे को उसकी मर्जी के मुताबिक, अगर वो ठीक काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव काम कोई कर रहा है और उसे उसकी मर्जी के मुताबिक काम करने दिया जाए तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत पैदा होता है। जी सर। और उसी के उल्टा आप उसे हमेशा हिट करते हैं तो फिर वो उसका डाउन हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा उधर का। दिल नहीं चाहेगा फिर उसका पढ़ने के लिए, और फिर उसका सर उसमें तो दिल नहीं चाहेगा, उसका और कहीं भी मन नहीं लगेगा। तो आप एक तरह से देखा जाए तो एक चीज को खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एप्टीट्यूड का जानना बहुत जरूरी है भैया। मानसिक, अब कुछ लोग कहते हैं एप्टीट्यूड क्या होता है
ये भी एक प्रॉब्लम है सर। मैंने कहा भाई दिमागी रुझान के ये किस तरफ को की दिलचस्पी है, हाँ, उसका पता लगाना, पोटेंशियल किस साइड है, और उसके वही तालीम उसको दिलानी। थ्री इडियट जो पिक्चर आई थी, हाँ, वो हाँ, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी इस लिहाज से। वैसे भी दैट वाज ए वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। तो इन फील्ड्स में काम करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। सबसे पहले अवेयरनेस की जरूरत है, बाकी फिर काम करने की जरूरत है, समझ ये पता बच्चों को ऑब्जर्व करना है कि ये किधर को क्या चाहता है। और सर इसमें क्या होता है ना, वीकनेसेस का भी पता चलता है, तो हमें उस पर काम करने का मौका मिलता है। हमें पहले ही पता है इसका कंसंट्रेशन वीक है, इसका ऑब्जर्वेशन वीक है, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या क्या रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं, तो वो हमें पहले से पता होगा, हम तब तो करें। सर 40 साल की उम्र में मुझे पता चल रहा है कि मेरी वो चीज वीक है, तो अब मैं ठीक करके कर भी क्या लूं? होगी भी नहीं ठीक। नुकसान जो हो चुका मेरा, वो तो हो चुका ना इस प्रॉब्लम के कारण। ये काम 15 बरस की उम्र तक हाँ, हो जाना ये छोटे बच्चों का हो जाना चाहिए। हाई स्कूल में ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि बच्चे को क्या बनना है। और ये तो हुई सर एजुकेशन की बात। मैं एक्चुअली रेकमेंड करती हूँ उसको मैरिजेस के लिए भी, क्योंकि इसमें नेचर और पर्सनालिटी का पता चलता है। तो दो रिपोर्ट को कंपेयर करके हम ये देख सकते हैं कि इंसान की आपस में पटेगी नहीं पटेगी, कंपेटेबिलिटी है कि हाँ, और उसके अलावा अगर कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं तो किसको किस हद तक करने पड़ेंगे। तो क्या आप रेडी हो? आप रिलेशनशिप बना भी लेते हो, शादी भी कर ले, तो तलाक कितने हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं भाई? वो इसीलिए कि वो कंपेटेबल नहीं हो पाते। सर पहले क्यों नहीं बताते लोग कि भाई ये चीज ऐसी है? ये सर वही है ना कि एक हाँ, बल्क है परेशानियों का, जिनका कोई हल समझ में नहीं आता। तो हाँ, फिर कुल मिला के वही बात आती है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में मामलात को ठीक रखना है। यस, बस फिर के बात वही आती है। हाँ, कि हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि ब्लड प्रेशर बढ़ा लें अपना इस तरह की बातें करके। हाँ, ओवरऑल तो मैं अपने आप को कोशिश करूं कि मैं अपने बच्चों को कैसे आगे को बढ़ाऊं, हाँ, उनको कैसे उनकी मर्जी के मुताबिक। अब थोपना भी नहीं है बच्चों पे किसी बात को, ना वो थोपवा रहे हैं अपने ऊपर आसानी से आजकल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक बीच का रास्ता निकालना है, समझौता करना है। सरकार भी हमारी है, किसी गैर की तो सरकार है नहीं, हमारे लोग हैं सब बैठे हुए और सब देश के हितैषी हैं। बस ये है कि वो सत्ता कायम रखने के लिए ये सारे खेल खेलने पड़ते हैं, और उसके चक्कर में कुछ कंप्रोमाइजेज ऐसे हो जाते हैं कि जिसका खामियाजा आने वाली जनरेशन भी भुगतेगी। जैसे बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का 47 में, तो वो परेशानियां आज का मुसलमान हिंदुस्तान भी भुगत रहा है। सीधी सी बात है, बिल्कुल। हाँ, अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो फार बेटर प्लेस होते। 25 करोड़ तो पाकिस्तान में है, 25 करोड़ बांग्लादेश में। और सर भूगत सब वो उस हौच पौच में ना सर परेशानियां ही बढ़ रही हैं, और हो नहीं रहा है, परेशानियां ही बढ़ रही हैं। और मैन पावर बढ़ी हुई होती तो दिमाग अच्छे निकलते। आज करोड़ों हिंदुस्तान के बाहर काम कर रहे हैं, सर बढ़िया काम कर रहे हैं, और जाते तो फॉरेन एक्सचेंज आती है यहाँ को, तो और यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, और कुछ समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आता। और सर इसका कोई उपाय फिलहाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन निकलेगा। वही हमारा तो वही एक शेर है कि इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। ये जो अब सियाह समंदर, ये भी एक वो है मेटाफर है। काला समंदर यानी तारीकी, अंधेरा बिल्कुल। वहाँ नूर के मानी होते हैं डिवाइन लाइट। हाँ, ये जुनून है, जैसे आपको है या मुझे है कि भाई किसी सूरत से हालात मामला ठीक हो जाए, कि हर मामले में हिंदू मुसलमान का एंगल, हर मामले में हिंदू मुसलमान का एंगल। अरे यार फेंको उठा के इस चीज को। तो वही कि मेरे ये जुनून है ना, ऑब्सेशन है कि ये खत्म हो जाए यार किसी सूरत से। तो इसमें जो कुछ भी हमारा योगदान हो, हम जो कर सकते हैं वो करें, कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। तो इसी उम्मीद पे हम तो जिंदा हैं, और मर जाएंगे कुछ दिनों के बाद बस। तो इन्हीं नेक ख्वाहिशात के साथ आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं, आगे को फिर देखेंगे। अब पता नहीं देखने वाले देख के क्या सोचते होंगे हमारे बातों के बारे में। सोचें, हमें तो जो कहना है वो हम जरूर कहेंगे, क्योंकि सच्ची बात जरूर कहनी चाहिए। सर आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये बात मेरे
मतलब आई एम श्योर ये बाकी लोगों को इंस्पायर करेगी कि अगर आप देश हित के बारे में सोचते हैं तो आपको रिलीजन को पीछे रख के ही सोचना पड़ेगा। तो घर की प्राइवेट अफेयर है, रिलीजन इज प्राइवेट अफेयर, सड़क पे नहीं लाना चाहिए वो। ये जुलूस बंद होने चाहिए सारे, जितने रैली पहले निकलते हैं ना इधर पे, रोज कोई ना कोई निकल रही है, और पर्पस क्या है उसको? कुछ नहीं, वक्त की बर्बादी और पैसे की बर्बादी, ट्रैफिक जाम करते रहते हैं, कुछ नहीं होता इनका। ये चीज खत्म होनी चाहिए, और होंगी एक दिन खत्म होंगे, लेकिन हम नहीं होंगे। हाँ, तब हम नहीं होंगे इसे देखने के लिए। अल्लाह मालिक है, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।